1922 में एक 15 साल लड़का जापान के शहर टोक्यो में कार रिपेयर शॉप पर पहले दिन काम पर आया। मालिक ने लड़के को देखकर कहा, गाड़ियों का काम तो ये नहीं कर पाएगा, और उसके मुंह पर कपड़ा फेंक कर कहता है कि दुकान की सफाई करो और मेरे बच्चे का भी ध्यान रखना। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि किस तरह ये बच्चा कुछ ही सालों में आसमानों की बुलंदियों को छुएगा। ये स्टोरी एक गरीब लड़के की है जिसने दुकान की सफाई से शुरू करके मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी। इस लड़के का नाम है सोचिरो होंडा। सोचिरो जापान के एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ। सोचिरो के वालिद लोहार थे और साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, और उसकी वालिदा बुनाई का काम करती थी। जब सोचिरो 8 साल का था तो उसे एक मशीनरी नजर आई जो एक टी मॉडल फोर्ड कार थी, और इसी दिन से उसका इंटरेस्ट मशीन्स में बढ़ गया। सोचिरो को स्कूल जाने के ख्याल से भी नफरत थी, जिस वजह से वो हर साल एग्जाम्स में फेल हो जाता था। फिर सोचिरो ने एक फैसला किया और उसने स्कूल छोड़ दिया और अपने वालिद की शॉप पर बाइसिकल रिपेयरिंग में हेल्प करना शुरू कर दी। 1922 में 15 साल की उम्र में सोचिरो ने एक इश्तेहार देखा जिस पर लिखा था कि टोक्यो में आर्ट शुकाई कंपनी के लिए कुछ मैकेनिक्स की जरूरत है। सोचिरो ने सोचा कि अगर वहां चला जाऊं तो गाड़ियों के बारे में मजीद जान पाऊंगा। तो उसने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला किया और अपना गांव छोड़कर मैकेनिक की जॉब के लिए टोक्यो चला गया। जब सोचिरो वहां पहुंचा तो शॉप के ओनर योजो साका किबारा ने उसे दुकान की सफाई और अपना बच्चा संभालने का काम दे दिया। सोचिरो ये सब देखकर परेशान हो गया, लेकिन वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो उस वक्त सोच रहा था कि अगर वापस जाऊं तो अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। चंद महीनों तक सोचिरो उस शॉप से कोई पैसा नहीं कमा रहा था। फिर कुछ महीनों बाद शॉप के ओनर ने सोचिरो को गाड़ियों के छोटे मोटे काम करने पर लगा दिया और वो दूसरे सीनियर मैकेनिक्स की भी हेल्प करने लग गया। इसने दूसरों को इनके काम करने के लिए न्यू और आसान तरीके बताए और काम के लिए इसने न्यू टूल्स भी बनाए, जिससे दूसरे लोगों का काम काफी आसान हो गया। और कुछ ही महीनों में सोचिरो कंपनी में एक काबिल एतमाद मैकेनिक बन गया। इसी काबिलियत की वजह से कंपनी के ओनर की तवज्जो सोचिरो की तरफ हुई और वो उसे अपने साथ ले गया और उसे मैकेनिकल काम के साथ साथ ये भी समझाने लग गया कि कंपनी कैसे बनाई और कैसे रन की जाती है। फिर जब सोचिरो बिजनेस को भी अच्छी तरह समझ गया तो कंपनी के मालिक ने सोचिरो को ब्रांच मैनेजर बना दिया। 22 साल की उम्र में ही सोचिरो मैनेजर और एक कामयाब इंसान बन गया। सोचिरो को चीजें बनाने में तो बचपन से ही दिलचस्पी थी, तो इसलिए इसने पिस्टन रिंग मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला किया जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। लेकिन कंपनी को यह आइडिया पसंद नहीं आया, तो सोचिरो ने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए फिर से एक मुश्किल फैसला किया और इसने मैनेजर की जॉब छोड़ दी। अब पिस्टन रिंग्स बनाने के लिए बहुत सी चीजों को जानने की जरूरत थी, तो इसने दोबारा इन चीजों के बारे में सीखना शुरू कर दिया और वो रोजाना नए से नए तरीके से पिस्टन रिंग्स बनाता रहा। फिर कई सालों की मेहनत के बाद 1939 में उसने एक पिस्टन बनाया जिस पर उसे यकीन था कि यह कंपनी इसको जरूर पसंद आएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनीज ने सोचिरो से पिस्टन रिंग्स खरीदना शुरू कर दिए और फिर पूरे जापान के कार ब्रांड्स पिस्टन्स के लिए सोचिरो से ही कांटेक्ट करने लग गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो कामयाब भी हो गया। लेकिन फिर 1941 में जापान में जंग शुरू हो गई। उसकी कंपनी के आधे से ज्यादा मर्द मुलाजमीन ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें जंग लड़ने के लिए जाना था। अभी सोचिरो के लिए एक और बड़ा झटका बाकी था जब 1944 में दूसरे कंट्रीज के जंगी तैयारे जापान पर बॉम्ब फेंकना शुरू हो गए। इन बॉम्ब से न सिर्फ दूसरी जगह तबाह हुई बल्कि सोचिरो की कंपनी पर डायरेक्ट बॉम्ब फेंके गए, जिससे उसकी कंपनी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। सब कुछ खत्म हो गया। सोचिरो हिम्मत हार गया और उसने कंपनी की बची कुची चीजें टोयोटा कंपनी को 4,50,000 योन में बेच दी। फिर एक दिन सोचिरो कहीं जा रहा था और इसे जनरेटर इंजन मिला जो जापानीज आर्मी का था। सोचिरो ने पहले इस इंजन को समझा कि ये काम कैसे करता है। फिर उसके जहन में एक आइडिया आया कि अगर इस इंजन को साइकिल के साथ लगाया जाए तो क्या होगा। ये बिल्कुल एक नई इजाद थी। फिर 1946 में उसने अपने पुराने वेयर हाउस में 12 लोगों को काम पे लगाकर कुछ दूसरी मोटर बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स इकट्ठे करके मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दी। फिर एक दिन दूसरे मोटरसाइकिल्स के स्पेयर पार्ट्स खत्म हो गए तो उसने अपना टाइप ए इंजन बनाया और 1947 में उसने पहली बार मोटरसाइकिल की बॉडी पर होंडा लिखा। 1959 में दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल रेस हुई जिसमें सोचिरो की होंडा मोटरसाइकिल जीत गई और 1960 में होंडा मोटरसाइकिल्स दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन गई। पर ये कामयाबी सोचिरो के लिए काफी नहीं थी क्योंकि उसका शौक तो बचपन से ही कार्स बनाने का था, तो उसने होंडा कार्स बनाने का फैसला किया। तब जापान में निसान, टोयोटा और चंद दूसरी कार कंपनीज थी। जापानीज ऑफिशियल्स ने सोचिरो को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि जापान को अब किसी और कार कंपनी की जरूरत नहीं है, लेकिन सोचिरो ने अपने दिल की सुनी। 1963 में सोचिरो ने होंडा स्पोर्ट कार S500 लॉन्च की जो 128 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकती थी, लेकिन अफसोस के साथ ये कार फ्लॉप हो गई। फिर सोचिरो ने रेसिंग कार RA271 बनाई और इसे रेसिंग की दुनिया में मुतारिफ करवाया और एक साल में ही होंडा कार रेसिंग की दुनिया में पहले नंबर पर आ गई। रेस ट्रैक में कामयाब होने के बावजूद होंडा कार बाकी ऑटोमोबाइल्स कंपनी के लेवल की नहीं थी, तो सोचिरो ने रेसिंग से जरा ब्रेक ली और ऑटोमोबाइल्स में मेहनत करके 1972 में दुनिया की बेहतरीन कार्स में से एक कार होंडा सिविक बनाई। 1970 में यूरोप और अमेरिका में पेट्रोल का बहरान था जो होंडा सिविक की कामयाबी की एक वजह बन गई। ईंधन
ईंधन की किल्लत पूरी दुनिया में फैल गई। इस मसले से निपटने के लिए सोचीरो ने एक नया तरीका निकाला जिसे कंपाउंड वोर्टेक्स कंट्रोल्ड कंबस्टन, शॉर्टली जिसे सीवीसीसी कहते हैं। इससे कम ईंधन से लोग ज्यादा फासला तय कर पाते थे। एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से पैदा होने वाले आलूदगी जैसा मसला भी होंडा सिविक में नहीं था, क्योंकि सोचीरो ने होंडा सिविक में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए थे, जिससे पोल्यूशन में भी कमी हुई और इस चीज पर दूसरी कंपनीज का कोई ध्यान नहीं था, जिस वजह से होंडा सिविक ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में बहुत फेमस हो गई। इसके बाद होंडा अकॉर्ड लॉन्च की गई। 1980 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होंडा अकॉर्ड की सेलिंग हुई। 1990 तक होंडा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई और सोचीरो को अपनी इस कामयाबी पर फख्र था। फिर अगस्त 1991 को सोचीरो होंडा की डेथ हो गई। आज होंडा मल्टीपल इंडस्ट्रीज में फैल चुकी है, जिसमें जेट्स, स्पोर्ट इंजन्स, पावर इक्विपमेंट्स और रोबोट्स शामिल हैं। अगर इंसान पूरे दिलो जान से काम करे और बहुत सी नाकामियों को झेलने के बाद भी अपनी मेहनत जारी रखे तो आखिरकार उसकी मंजिल कामयाबी ही होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।